जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। भगवती नंदन मिश्र, प्रवक्ता कला। आज का विषय है संगीत की सामग्री। संगीत की सामग्री पर हम बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका हम परिचय भी देना चाहेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे संगीत क्या है। सबसे पहले जानना, जैसे जो भी प्रशिक्षु होंगे, आप भविष्य में शिक्षक जब बनेंगे, विद्यार्थी के सामने जाएंगे, उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि संगीत है क्या। संगीत, पहले संगीत का परिचय, उसके बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे। संगीत का मतलब ये कि केवल गाना से मतलब नहीं है। गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों जब मिलते हैं तब हम संगीत कहते हैं। और तीनों में से अगर कोई एक है तो उसको संगीत हम नहीं मानेंगे। जब तीनों ये गायन, वादन और नृत्य, गायन मतलब जो हम लोग गाना गाते हैं, वादन जो हम लोग बाजा बजाते हैं वो वादन से मतलब है, नृत्य जो डांस हम लोग करते हैं, चाहे जो लोग भी करते हैं, वो तीनों का जब संगम होता है तब उसको हम संगीत कहते हैं। और वैसे भी संगीत का जन्म मानव के जन्म के साथ ही हुआ है। मानव जैसे प्रकृति में प्रवेश किया, वैसे ही इस जगत के मनोहारी वातावरण को देख करके उसके मन में तरह तरह की भावनाएं पैदा हुई और उनके मुंह से स्वर निकलना शुरू हुआ। उस पर कुछ कहने के लिए इच्छा हुई, हम क्या करें ताकि हमारे जो भाव है वो कंप्लीट हो जाए। तो जो मनोहारी वातावरण को उन्होंने देखा, उसको गाने के माध्यम से, स्वर के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। संगीत को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे संगीत का महत्व क्या है। संगीत हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे है क्या, जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे कई तरह के होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े तेज होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ थोड़ा उससे भी हल्के किस्म के होते हैं। तो हमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हम एक बार बताते हैं वो समझ जाते हैं, कुछ बच्चे 3 बार बताएंगे समझ जाएंगे, कुछ बच्चे हो सकता है 10 बार बतावे तब समझे। तो हमें जो लोअर स्तर का जो बच्चा है, जो कम थोड़ा समझदारी जो रखता है, हम उसको अपना लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि वो बच्चा कैसे अच्छा तो अच्छा है, वो सीख ले रहा है, मध्यम वाला भी सीख ले रहा है, लेकिन जो उसके नीचे है वो कैसे सीखेगा, उसके लिए भी जो है हमें कुछ करना पड़ेगा। वो लड़का बोल नहीं पा रहा है, न कुछ सोच पा रहा है। क्लास में गया, बच्चों को देखा, टीचर को देखा, वो एकदम दब्बू किस्म का है। अब वो परेशान है बेचारा, वो सोच रहा है कैसे बोलेंगे सर के सामने, जो तेज बच्चे हैं उनके सामने कैसे बोलेंगे। शिक्षक के सामने एक ही बात आती है, वो है संगीत। सबसे पहले बच्चों का मानसिक विकास करना जरूरी है। जब हम बच्चे से कहेंगे चलो हम लोग आज, जैसे स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, गणतंत्र दिवस आने वाला है, कोई फंक्शन विद्यालय में होने वाला है, हम बच्चे से कहेंगे कि चलो इस पर कुछ डांस का तैयारी करो, कुछ गाने की तैयारी करो। जब डांस और गाने की बात आएगी तो जो सबसे निचले स्तर का जो विद्यार्थी है, वो उसके चेहरे पे थोड़ा सा रौनक आएगा, उसमें भी चाहे बात आएगी कि हम कुछ करें, उसमें भी चाहत आएगी। क्योंकि जब बाजा बजता है तो पैर उछलने लगता है। तो जब बच्चे से कहेंगे डांस के लिए, तो बच्चा
वो भी हिम्मत बना के खड़ा हो जाएगा, डांस करने के लिए आएगा। इस तरह से बच्चा जब डांस करेगा तो उसकी भावनाएं, जब डांस के माध्यम से उसकी भावनाओं जो है व्यक्त हो, तब जो धीरे धीरे अपने शिक्षक, अपने गुरु और अपने मित्रों के साथ जो बच्चा खुल जाएगा। जब उसका शारीरिक और मानसिक उससे विकास होगा, तब बच्चा जो है आगे की चीज जानना शुरू कर देगा। जो तेज विद्यार्थी हैं उनके पैरेलल वो चलना शुरू कर देगा, उनसे दोस्ती करेगा, उनसे भी जानने का प्रयास करेगा, शिक्षक से भी, जो अच्छे बच्चे उनसे भी जानने का प्रयास करेगा। तो इस संगीत पढ़ाने का मतलब यही है कि बच्चा संगीत सीखेगा तो उसका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होगा। दूसरी चीज ये, संगीत सीखने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े गायकार थे, उनको भेजा गया मुसोलिन के पास, जो बहुत बड़े तानाशाह थे। आप सभी लोग मुसोलिन जानते हैं, जैसे हिटलर थे उसी तरह से मुसोलिन थे। मुसोलिन बहुत बड़े तानाशाह थे, वो हमेशा तनाव में रहते थे, उनको नींद नहीं आती थी। तो जब भारतीय गायकार को ये मालूम चला कि वो तनाव में है, उनको नींद नहीं आती है, वो किसी तरह से उनके बंगले पे पहुंचे और सुरक्षा गार्ड से कहे कि मैं मुसोलिन साहब से मिलना चाहता हूं। उनके जो रक्षक थे मिलने तो नहीं मिले, लेकिन बहुत ही बड़े अथक प्रयास के बाद जो उनके रक्षक थे उससे ला करके मिलवाए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम गाना गाएंगे, हमारे गाने को सुन करके तुम्हारे तानाशाह मुसोलिन जो है वो, उनको नींद आ जाएगा। तो वो जब गाना गाना शुरू किए तब मुसोलिन को इतना आनंद आया कि गाना सुन करके वो सो गए। तो ये संगीत का असर है, इस हद तक संगीत का महत्व है। ये तरह संगीत। अब हम चलते हैं, चूंकि हम लोगों का प्रकरण है संगीत की सामग्री। संगीत में तीन चीजें होती है, दृश्यात्मक सामग्री और श्रव्यात्मक सामग्री, दृश्य और श्रव्यात्मक सामग्री। ये तीन चीजें संगीत के लिए जो है बहुत ही आवश्यक चीजें हैं, सामग्री है। इसके बिना संगीत अधूरा है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि दृश्यात्मक सामग्री में कौन कौन से सामग्री आती है।
संगीत में जो है दृश्यात्मक सामग्री, श्रव्यात्मक सामग्री और दृश्य श्रव्यात्मक सामग्री, ये जो है संगीत के 3 सामग्री हैं। इस दृश्यात्मक सामग्री में ये जो है ये दृश्यात्मक सामग्री में चित्र, चार्ट, मानचित्र, मॉडल, इस तरह से दृश्यात्मक सामग्री में ये सारी चीजें आती हैं। इसके साथ साथ में पुस्तक भी है, स्क्रैप बुक भी है। चूंकि जगह कम है इस नाते उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। आप चलते हैं दृश्यात्मक सामग्री पर। रेडियो, ग्रामोफोन, प्रोजेक्टर, ये जो है आपके दृश्यात्मक सामग्री में ये चीजें आती हैं। और उसके बाद इसमें चलते हैं दृश्यात्मक सामग्री में टेलीविजन, सिनेमा, नाटक और संगीत सम्मेलन। चौथा ये जो है देखिए संगीत के 3 मुख्य सामग्री हैं। दृश्यात्मक सामग्री, दृश्यात्मक सामग्री में पहला चित्र हो गया, चार्ट हो गया, तीसरा मानचित्र हो गया, चौथा मॉडल हो गया। और दृश्यात्मक सामग्री में
पहला रेडियो, दूसरा ग्रामोफोन, तीसरा प्रोजेक्टर। और दृश्यात्मक सामग्री में टेलीविजन, सिनेमा, नाटक, संगीत सम्मेलन। ये जो है संगीत के मुख्य 3 सामग्री है। संगीत के ये 3 मुख्य सामग्री। अब चलते हैं दृश्यात्मक सामग्री। दृश्यात्मक सामग्री में जैसे होता क्या है कि जो चीज हम देख सकते हैं उसको हम दृश्यात्मक सामग्री कहते हैं। संगीत शिक्षण में चित्र प्रायः संगीत, वाद्य, नृत्य की विभिन्न मुद्राओं और अंग संचालन से होते हैं। राग रागनियों के भाव स्वरूप आधारित होते हैं। और इसमें दूसरा है चार्ट है। संगीत कक्ष में कई प्रकार के चार्ट उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे संगीतिक सोपान का चित्र, नोटेशन चार्ट, शुद्ध स्वर। इस तरह के चीजों को हम कक्षा में रख करके बच्चों को पढ़ाते हैं। चलते हैं हम ताल के तरफ। पहला है कहरवा ताल। कहरवा ताल में ये है कि जैसे मात्रा 8 होते हैं, विभाग 8, क्षमा कीजिएगा, मात्रा 8, विभाग 2, खाली 1 होता है। जैसे है क्या, धा गे ना ती न क धी ना। कहरवा ताल की दुगुन, धागे नाती नक धिन्ना, धागे नाती नक धोना। कहरवा ताल की चौगन, धागे नाती तक धिन्ना, धागे नाती नक धिन्ना, नागे नाती नक धिन्ना, धागो नाती नक धिन्ना। दूसरा है झप ताल। झप ताल में 10 विभाग, 4 ताली हैं, 3 खाली है। प्रत्येक विभाग में 2-3 मात्राएं भी होती हैं, जैसे धा ना, धी धी ना, ते दी ना, धी ती ना। इस तरह से इसमें ये स्वर इसको दिया गया है। और उसके बाद मानचित्र में, मानचित्र का प्रयोग अधिकांश इतिहास और भूगोल के चित्रों में किया जाता है, लेकिन हम संगीत में भी जो है हम इसका मानचित्र का प्रयोग करते हैं। जैसे जो बड़े बड़े संगीतकार हैं देश में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन लोगों ने नाम किया है, उनका हम क्लास में चार्ट रखते हैं और बच्चे देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और इस तरह से उन्हीं जैसे बनने के लिए वो प्रयास करते हैं। डायग्राम चार्ट का एक अधिकतर रूप है, अतिरिक्त रूप है। यह पाठ के विकास हेतु उसी श्यामपट पर बनाया गया है। विषय वस्तु की सरल, संक्षिप्त तथा चित्रमय अभिव्यक्ति होती है। 5वां है जैसे मॉडल। कक्षा में वस्तु को लाना कभी कभी संभव नहीं होता है, न ही यथार्थ का प्रयोग करते हैं। मॉडल ही एक यथार्थ, एक ऐसी चीज है जिसको हम मॉडल लग करके बच्चों से हम संगीत का कार्य करवा सकते हैं। अब पुस्तक है।
पुस्तक भी, जो पुस्तक है बच्चे किताब पढ़ते भी हैं, उससे उन्हें ज़्यादा नॉलेज होता है, उससे संगीत के बारे में जानकारी भी मिलती है। स्केप बुक, छोटे कक्षाओं में इनका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। छात्र रुचिकर गीतों का संग्रह, विविध वाद्यों के चित्र और संगीतज्ञों के चित्र आदि संगीतज्ञ करते हैं। कभी कभी छात्र इसके बुक व्यक्तिगत नाम भी रख लेते हैं, जैसे मेरे प्रिय गीत, मेरे प्रिय वाद्य। अब दूसरा है जैसे श्रव्यात्मक सामग्री। श्रव्यात्मक सामग्री में रेडियो है, ग्रामोफोन है, इस तरह से श्रव्यात्मक चीज़ों में आते हैं। इन दोनों यंत्रों के द्वारा हम केवल ध्वनि सुन सकते हैं और देख नहीं सकते हैं। ट्रांजिस्टर के द्वारा शास्त्रीय गायन, वादन से लेकर संगीत के सभी पक्षों को संबंधित रचनाएं सुनने को मिलती हैं। रेडियो और ट्रांजिस्टर से ज्ञान का विकास होता है। रेडियो के द्वारा जो है हमें विभिन्न क्षेत्रों के संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। रेडियो पर विभिन्न भाषाओं के लोगों की सुनने को मिलता है। हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं जो रेडियो के माध्यम से सभी लोग एक दूसरे को बड़े आसानी से सुन सकते हैं और इस तरह से हमें एक दूसरे के कल्चर, दूसरे के संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। ये रेडियो, ट्रांजिस्टर, ग्रामोफोन से हमें ये लाभ मिलते हैं। इसमें ग्रामोफोन का भी जो एक दिया गया है, संगीत में महत्वपूर्ण श्रव्यात्मक सामग्री में से एक ग्रामोफोन भी है, जो राष्ट्रीय गान, देश गान, बाल गीत, कविताएं, महापुरुषों के व्याख्यान आदि आसानी से सुन सकते हैं। ग्रामोफोन का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। टेप रिकॉर्डर में ये है कि हम गाना भी गाते हैं, हम अपनी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और इस तरह से पुनः हम उसको सुन सकते हैं। जो गायकार होते हैं वो क्या करते हैं कि वो गाना गाते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें कहाँ से कौन सी कमी रह गई है और उसको रिकॉर्ड करके अपने गाने को ठीक भी कर लेते हैं और इस तरह से उस रिकॉर्डिंग को पूरे देश में विश्व स्तर पर उसको प्रसारित किया जाता है। और उसके बाद से जो है प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर पर फिल्म का रील चढ़ाकर उससे पर्दे पर चित्र देखते हैं। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर होता है, उस पर रील हम लोग जो फिल्म बनी रहती है उस पर लगा देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। रील चलती है, सामने पर्दे पर उसका फोकस भी पड़ता है और इस तरह से हॉल में बैठे हजारों लोग एक साथ आसानी से देख लेते हैं। इस तरह से प्रोजेक्टर की उपयोगिता ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य और श्रव्य, दृश्य में जो दिखाई देता है, श्रव्य मतलब सुनाई देता है। तो दृश्य श्रव्य में टेलीविज़न है, नाटक है, संगीत सम्मेलन है। हम कोई भी डांस करते हैं, कोई भी अपनी एक्टिविटीज़ प्रस्तुत करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करके टेलीविज़न पर हम उसको देख सकते हैं कि हमारी कौन सी कमी कहाँ रह गई है, डांस में, गाने में कितनी कमी रह गई है। उस कमी को हम अपने जो प्रस्तुत किए रहते हैं उसको देख करके कमी को दूर कर लेते हैं, फिर से सुधार करके हम टेलीविज़न पे प्रस्तुत कर लेते हैं। तो टेलीविज़न पे यह है कि जो दिखाई देता है और सुनाई देता है, तो दृश्य श्रव्य उसको हम कहेंगे। नाटक में भी वही चीज़ है। नाटक में होता क्या है कि जो कलाकार होते हैं नाटक भी करते हैं, बोलते भी हैं। इस तरह से दृश्य श्रव्य दोनों वहाँ पर चीज़ें दिखाई देती हैं। और नाटक में जब बालक जाता है स्टेज पर, अपनी सारी बातों को कहता है, इस तरह से कहने सुनने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है।
और अपनी भावनाओं को उस नाटक के माध्यम से बैठे सैकड़ों लोगों के समक्ष अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस तरह से उसकी पर्सनालिटी में विकास होता है। उसके बाद हम चलते हैं ये संगीत सम्मेलन में। संगीत सम्मेलन का लाभ सहायक सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। उसमें ये होता है कि संगीत सम्मेलन जब होता है, स्टेज पर बैठते हैं, वहाँ भी लोग हाल में सैकड़ों हजारों के लोग बैठते हैं। संगीत सम्मेलन में सभी देश के कलाकार भी इकट्ठे होते हैं और जो गाने वाले होते हैं उनको सभी लोग सुनते हैं। इस तरह से जो नए जो कलाकार होते हैं, संगीत सम्मेलन से बहुत कुछ सीखने सुनने को मिलता है। उसके बाद आपके चलते हैं जो उसके संगीत के सहायक सामग्री हैं। शिक्षा ग्रहण करके अनेक माध्यमों से शिक्षा को सुगम व सरल बनाया जा सकता है। सहायक सामग्रियों द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शिक्षण में इसका महत्व निम्नलिखित प्रकार का होता है। वो कौन कौन से जो उसके महत्व हैं? शिक्षण सामग्री द्वारा छात्र की रुचि का विकास होता है और बौद्धिक उसका एक तरह से जिज्ञासा उत्पन्न होती है किसी भी काम को करने के लिए। शैक्षिक वातावरण का विकास होता है, उसकी पर्सनालिटी में निखार आती है एक तरह से। शिक्षण सामग्री को समय की बचत भी होती है। स्रोतों के से प्राप्त अनेक पूरित होता है। इसके द्वारा जटिल क्रियाएं सरल हो जाती हैं। इस तरह से जो संगीत के शिक्षण सहायक सामग्री हैं, इनसे ये चीज़ें लाभ होती हैं। अब इनके संगीत की सहायक सामग्री की विशेषता जो है हम आपको बताना चाहते हैं। सहायक सामग्री का चयन छात्र छात्राओं के मानसिक और शारीरिक रूप से अनुकूल होना चाहिए। सहायक सामग्री लगभग यथार्थ के समीप होनी चाहिए और इसके साथ साथ में सहायक सामग्री को सदैव प्रदर्शन से पहले तैयार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी से कुछ होने वाला भी नहीं है। जब तैयारी रहेगी तभी आप मंच पर एक अच्छे ढंग से अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।